नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज होता है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त राजस्थान में भी नजर आने लगी है। एक तरफ जहां अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पक्ष और विपक्ष के रूप में आमने सामने रही, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चले और जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये सियासी गर्माहट और बढ़ चुकी है और उसकी मुख्य वजह कि इसी साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का ऐलान यह कि इस बार सरकार उन्हीं की रिपीट होगी क्योंकि उनकी योजनाओं से राजस्थान के लोग काफी खुश हैं, और वहीं बीजेपी का कहना यह कि वो इस बार कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा इन दोनों की लड़ाई में अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी, यानी जिसे हम संक्षेप में आप पार्टी कहते हैं, आप पार्टी भी अब लगने लगा है कि धीरे धीरे राजस्थान में अपने वजूद को और मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है। हाल ही में राजधानी जयपुर में भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। बल प्रयोग कर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता जो रहे उन्हें भी खदेड़ा गया। कहानी केवल इतनी सी कि क्या विधानसभा चुनाव के करीब आते आते पूरे माहौल को देखते हुए आम आदमी पार्टी का मकसद, आखिर राजस्थान में जो सियासी मकसद है वो क्या है, किस तरीके से, क्या भाजपा और कांग्रेस से क्या आमने सामने की यहाँ पर आम आदमी पार्टी जंग करेगी, क्या राजस्थान के लोगों को आम आदमी पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगी। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का काफी कुछ राजस्थान में भी चल रहा है। क्या है आम आदमी पार्टी की कहानी, क्या है राजस्थान की सियासत और कैसी होगी तस्वीर, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र गुप्ता जी, आप नेता। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला मकसद ये कि अब आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है राजस्थान में। देखिए प्रदीप जी, राजस्थान की राजनीति में चुनाव बहुत नज़दीक है और आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। और उसी कड़ी में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 1 फरवरी से मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया और पूरे राजस्थान में इससे मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है और बड़े अच्छे परिणाम उसके हैं। लोग बड़ी तादाद में उससे जुड़ रहे हैं और लगातार ये अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरा, जो अन्य मुद्दे हैं तो निस्संदेह जो राज्य सरकार की कमजोरियां हैं, जो राज्य सरकार की कमियां हैं, जनता जिन मुद्दों के हल चाहती है और जिन मुद्दों से परेशान है, आम आदमी पार्टी ने निश्चय किया है कि वो सभी मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाएंगे, सड़क पर जाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए सरकार को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही बात बीजेपी भी कहती है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर फर्क क्या हुआ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में कोई तालमेल, आप कह सकते हैं कि कोई किसी तरह का कोई, कहने का मतलब जो सरकार की जो कमियां हैं उसको बीजेपी भी कहती है कि हम भी उठा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देता हूँ और 2 उदाहरण हमारे नहीं है, मैं दोनों पार्टी के नेताओं को उदाहरण देता हूँ। जो रीट का पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक पर युवाओं को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने। और जब वो आगरा रोड पर धरने पर बैठे और धरने पर बैठने के बाद बड़े खिन्न मन ने वहां से उन्होंने स्थगित किया, कह सकते हैं कैंसिल हो गया शायद वो अब तक। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो ना तो इस आवाज को तरीके से उठा रहे हैं, मैं उनके नेतृत्व से खिन्न हूं, ना ही वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में पूरी तरह से विफल है। यानी कहीं कहीं अंदर खाने वो ये नहीं चाहती कि कांग्रेस के ऊपर उस हद तक अटैक की जाए जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। अब आ जाते हैं कांग्रेस की तरफ। सचिन पायलट क्या कहते हैं? सचिन पायलट कहते हैं, पहला उन्होंने कहा रीट में जो पेपर लीक हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि ना तो कोई अफसर दोषी है ना कोई राजनेता दोषी है, तो उन्होंने कहा तो कमाल हो गया, जादू हो गया, पेपर अपने आप लीक हो गया, ना कोई अफसर शामिल ना कोई राजनेता शामिल, तो पेपर कहां से आ गया वो? पहला।
दूसरा उन्होंने कहा कि हमने जब वसुंधरा सरकार थी और जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तो सचिन पायलट ने जबरदस्त तरीके से सड़क पर उतरे और वो सत्ता तक लेकर आए। पर उनका कहना क्या है कि उस समय हम वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज 4 साल से ऊपर हो गए, क्या हमने कोई काम किया? क्या हमने उनकी जांच करवाई? इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस जो गहलोत की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी को एक कंफर्ट जोन में रखती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गहलोत सरकार को कंफर्ट जोन में रखती है। इसका कारण यह है कि जब एक बार उनको आना है, एक बार उनको आना है, तो जब कांग्रेस आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की उस हद तक ना जांच करवाएगी ना परेशान करेगी, वो कटघरे में आ जाए। और जब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो कांग्रेस की ना तो उस हद तक जांच करवाएगी ना कटघरे में खड़ा करेंगे कि कांग्रेस परेशानी में आ जाए। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उनको उठाएगी। जहां तक रविवार के जो प्रदर्शन का सवाल है, तो रविवार का प्रदर्शन जो था वो पूरी तरीके से जो अडानी घोटाला है और जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, अगर सही तरीके से जांच की जाए तो सबसे बड़ा स्कैम साबित हो सकता है, उसकी जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव या वहां प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार तक ये आवाज पहुंचाने के लिए कि अपनी एजेंसियों को आप जागृत कीजिए और इस घोटाले की सही तरीके से जांच करिए। क्योंकि ना तो संसद में आवाज सुनी जा रही है, संसद में लगातार शोर शराबा हो रहा है, सांसद चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जेपीसी जांच करवाइए, सरकार तैयार नहीं। सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो भी शांत है। अगर कोई दूसरा उद्योगपति होता या कोई विपक्ष का नेता होता तो इसे छोड़िए, अगर इसकी 10% खबर होती तो जांच एजेंसी सक्रिय हो जाती। तो ऐसे में किसी भी दल के पास क्या बचता है? तो आम आदमी पार्टी ने अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका उपयोग करते हुए निश्चय किया कि हम अपना शांति मार्च लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जाएंगे और पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन था ये। वहां पर जाकर हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, हम उनको मजबूर करेंगे कि आप ये आवाज पहुंचाइए नरेंद्र मोदी सरकार तक, वो जांच करें, और अगर जांच नहीं करते हैं तो हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि देखिए आपके पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, आपका कैसा किस तरह नकारात्मक दिशा में चला गया है, किस तरह एक उद्योगपति के लिए समस्त दरवाजे खोले जा रहे हैं, और हम जनता की अदालत में जाकर उनको दलित करेंगे, उनको समझाएंगे, उसकी चोट पड़वाएंगे। तो ये मुद्दा वहां था। लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, वो सारे मुद्दे राजस्थान में स्थिति खराब है। तो आप देखेंगे आगे आगे कि आम आदमी पार्टी उन सब मुद्दों को पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से उठाएगी। तो अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो एक पिक्चर रहने वाली है, जो तैयारियां हैं, वो किस तरह की है? नहीं, आम आदमी पार्टी का अपना एक शासन करने का तरीका है। आपने दिल्ली में देखा और पंजाब में भी आप देख रहे हैं। पंजाब में अभी 1 साल सरकार को पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल के अंदर शिक्षा से लेकर के और मोहल्ला क्लिनिक तक और लोगों को रोजगार देने या स्थायी करने तक सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित वहां पर किए हैं। तो वो एक दो नज़ीर हमने पेश की है, दिल्ली के नज़ीर और पंजाब की नज़ीर। राजस्थान की हालत खस्ता हाल है, कानून व्यवस्था की हालत आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, सब तरफ हालत खराब है। महंगाई का बम्बारमेंट है। हम सबसे महंगी बिजली यहाँ पर लेते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ पर लेते हैं, सबसे महंगा डीजल यहाँ पर लेते हैं। तो हम राजस्थान में जो अपनी नीति लेकर आम आदमी पार्टी आएगी, वो दोनों राज्यों में अपना जो शासन के नज़ीर है उसको सामने रखेगी। जो राजस्थान सरकार की हजारों कमियां हैं, लचर शासन से लेकर के और नकारात्मक गतिविधियों तक, जो जनता के हित में नहीं है, उन सबको सामने रखेगी और उन सबको सामने रखते हुए अपना एक विजन यहां पेश करेगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ विजन हो सकता है आने वाले वक्त में? हालांकि अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है? नहीं, विजन होगा ना प्रदीप जी। विजन देखिए एक ही है, विजन एक ही है कि जब भी कोई शासन में सरकार आती है तो वो जनता के हित की बात करके आती है, लेकिन जनता के हित के कितने काम करती है। अब हम दिल्ली के नज़ीर हमारे पास में, पंजाब के नज़ीर हमारे पास में, राजस्थान में हो क्या रहा है? राजस्थान में 3-4 विषयों का आप उठा लीजिए। पहला आप विषय ले लीजिए बिजली का। गुजरात चुनाव के अंदर जब कांग्रेस हारी और अशोक गहलोत जी ने खुद ये कहा कि हम आपकी वजह से हारे हैं, तो उनको लगा कि अब ये राजस्थान में सक्रिय होंगे, तो सबसे पहले 50 यूनिट फ्री की गई। उसके बाद जब देखा कि चुनाव नजदीक आ गया तो 100 यूनिट फ्री की गई, और उसके बाद कहा गया कि मैंने 2028 का बजट पेश किया है, मुझे जिताते रहिए तो 30 यूनिट तक मैं फ्री कर दूंगा, जिताते रहिए तो। जबकि हम पंजाब में पहले दिन से 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हम दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं।
तो भाई आपको अगर हमारी नकल करनी है बजट के अंदर और हमारी नीतियों की नकल करनी है तो कम से कम नकल तो असल में कीजिए। या महिलाओं को भी 50% की छूट दी गई है। नहीं, महिलाओं को जो 50% रोडवेज की बसों में छूट दी गई है, तो अब देखिए मजेदार बता देता हूं। पहली बात, दिल्ली में महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में 100% छूट है। आप पहले 30 देते थे, 50 दे रहे हैं। तो अगर आपको महिलाओं का इतना ही ख्याल है और आप दिल्ली की सरकार की किए गई छूटों या काम को नजीर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 100% करना चाहिए था, पहला। दूसरा, अब आप जब कहते हैं कि हम रोडवेज की बसों में उनको फ्री करेंगे, तो आपकी रोडवेज की बसें हैं कितनी, उनकी हालत क्या है? अभी तो आपने खबर पड़ी होगी कि जो बसें 8 साल से पुरानी हो गई वो बसें कंडम मानी जाती हैं, उन बसों को रिटायर किया जाएगा। उनको रिटायर करने के बाद में जयपुर में कंडीशन ये है कि जो लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट है वो खस्ता हाल में है, तो जो प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि नए रूट पर आप बसें चलाइए, हमारे पास तो बसें नहीं है। तो सवाल ये कि आप छूट की बात तो कर रहे हैं, पर छूट की बात तो आप करेंगे तो छूट तो तब देंगे ना जब बसें होंगी। इलेक्ट्रॉनिक बसों के बेड़े को लाने के लिए आपको ध्यान होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो तभी से बात चल रही है, अभी तक वो बंद बस्ते में है। तो देखिए, कागज पे घोषणाएं आप कितनी कर दें, कागज पर आप कितनी बात कह दें, पर क्या आपकी मंशा उनको लागू करने की है? क्या आपकी जो सरकारी मशीनरी है क्या वो लागू करने में सक्षम है? तो अब राजस्थान की जनता को आम आदमी पार्टी की क्या ऐसी कवायद होगी कि राजस्थान के जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में खींचा जाए? देखिए, अपने पाले में खींचने के लिए हम ना तो उन्हें कोई बरगलाते हैं, ना बरगलाएंगे, ना हम झूठ बोलेंगे। हम तो एक ही वर्ड कह रहे हैं ना कि हमने जो दिल्ली में किया वो हम यहां करके दिखाएंगे, हम जो पंजाब में कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अच्छा, एक सवाल, हमारी नीयत साफ है। एक सवाल कई बार उठता है जब फ्री वाली जब चीज़ दी जाती है, कई मंचों पर ये चीज़ें आती है कि भाई फ्री क्यों? हम लोगों को उस लायक बनाएं कि जो आपकी लागत है या जो भी खर्चा है लोग आपको, सरकार को पे करें। फ्री क्यों करें, फ्री क्यों दें? देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा, पर आपसे 2 सवाल मैं पूछता हूं कि ये जब फ्री बीज की आप बात करते हैं और प्रधानमंत्री की नज़र में उसको रेवड़ियां कहते हैं, आप उसकी जब बात करते हैं तो ये सारा ज्ञान क्या आम जनता के लिए है? ये सारा ज्ञान क्या इन जो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा, और फिर जो महंगाई डायन खात जात है, जो महंगाई का बम्बारमेंट इस समय है उसके अंदर सारा स्वाह हो जाता है, ये क्या सारा ज्ञान उनके लिए है? अगर यही ज्ञान आप कह रहे हैं तो ये कहा जाता है, देखिए भ्रष्टाचार तब तक नहीं पनप सकता जब तक भ्रष्टाचार ऊपर से ना बंद हो, तब तक खत्म नहीं होगा। आपको फ्री रेवड़ियां बांटना, फ्री बीज बंद करना है तो ऊपर से बंद करिए। जो माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, उनको लाखों रुपए सैलरी मिलती है और फिर आप उनको बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, एयरप्लेन में घूमना फ्री देते हैं, आप उनको टेलीफोन फ्री देते हैं, आप दुनिया भर की चीजें उनको फ्री देते हैं, कैंटीन में सस्ता खाना, कैंटीन में सस्ता खाना देते हैं। तो भाई वो भी तो अल्टीमेटली वहां पर उनको तनख्वाहें मिल रही है, उनको भत्ते मिलते हैं जैसे बाकी लोगों को मिलते हैं। तो सबसे पहले उनको बंद करिए ना। यानी एक किसी व्यक्ति को जो एक काम हमारा, जो हमें हर दूध पे टैक्स देता है, दही पे टैक्स देता है, पेंसिल पे टैक्स देता है, उसको अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो आपके पेटे मरोड़े उठते हैं और आप वहां पर लाखों रुपए भत्ते के रूप में डकारते हैं, तो आप उबासी भी नहीं लेते। तो ये कौन सा नियम है? कोई भी देखिए, जब शासन आता है, शासन जब आता है तो शासन आता किस लिए है? लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर भार तो सरकारों पर ही पड़ता है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये आप दिल्ली की जो नज़ीर है, वो दिल्ली की सरकार, उसकी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि केक की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारतवर्ष में दिल्ली की जो सरकार है वो एकमात्र सरकार है जिसका बजट प्रॉफिट में है। मतलब सरकार का जो वहां शासन व्यवस्था है, जो आर्थिक प्रबंधन है, वो इतना सुदृढ़ है कि वो जनता से कमाती है और जनता पर खर्च कर देती है। वो कर्जा नहीं ले रही है। उधार का घी पीकर, कर्ज पीकर अगर आप फ्री बीज कर रहे हैं तो नुकसानदेह है। अब आ जाइए राजस्थान में। आप राजस्थान में क्या हालत है? इस बार भी 67,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट आप दे रहे हैं इन सब योजनाओं के बाद में। लाखों करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इनको बांटने के लिए आप पहले अपने अंदर दुरुस्त कीजिए ना, अपने शासन व्यवस्था को, अपने आर्थिक उसको। वो वहां गलत हो सकता है। दिल्ली में हमने ये नहीं किया। दिल्ली में हमने
हमारा जो आर्थिक प्रबंधन था उसको सुदृढ़ किया। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ और आपके दर्शकों को बता रहा हूँ यहाँ पर मैं कि पूरे भारतवर्ष में केक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार है भारतवर्ष में जो घाटे का जिसका बजट नहीं, जो प्रॉफिट का बजट है। अब आप लोगों को छूट भी दे रहे हैं, आप लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं और फिर भी आप घाटा नहीं उठाते, तो फिर क्या तकलीफ है आपको? इसे कहते हैं शासन व्यवस्था। तो कुछ इसी तर्ज पर राजस्थान की कवायद शुरू हो गई अब आम आदमी में। बिल्कुल, राजस्थान की कवायद शुरू हो गई। हमारे जो राज्यसभा सांसद थे संदीप पाठक जी, वो यहाँ पर आए थे और आने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में, और आने के बाद उन्होंने बाकायदा इस मेंबरशिप ड्राइव को शुरू किया। अब अरविंद केजरीवाल जी का भी दौरा यहाँ पर होगा, बाकी लीडर्स भी यहाँ पर आएंगे और मेंबरशिप ड्राइव चालू हो चुका है। सड़क पर उतर चुके हैं, लाठियाँ खा चुके हैं, लाठी खाने के बाद हौसले बुलंद हो चुके हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही है कि ये जो लाठियां हैं सरकार की, वो कंधे तोड़ सकती है, हौसला नहीं तोड़ सकती। और फिर आम आदमी पार्टी तो देखिए आंदोलन से उपजी है, ना उनको जेल से डर लगता है ना लाठियों से। तो कितनी सीटों पर राजस्थान में इस बार बिगुल फूंकने वाला है? देखिए, राजस्थान में इस बार चुनाव बहुत शिद्दत से लड़ा जाएगा और संदीप पाठक जी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने आने के बाद, उन्होंने सभी आप जैसे मीडिया साथियों के समक्ष कहा है कि राजस्थान का चुनाव इस बार बहुत ज़बरदस्त होगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो यानी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, पूरी 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। टक्कर किसे देंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को? तो टक्कर हमारी किसी से नहीं है। नहीं, हम तो जनता की अदालत में जाएंगे, हम तो जनता की अदालत में जाएंगे। क्यों? कांग्रेस के शासन की जो लचर व्यवस्था है वो जनता देख रही है, किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है। नुकसान किसे पहुंचाने वाली है आम आदमी पार्टी? देखिए, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आते ही नहीं है, हम तो अपना विजन लेकर आते हैं। हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम तो जनता का फायदा करते हैं। लेकिन जब आपको वोट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा होगा वो वोट, या बीजेपी के पास जा रहा होगा, या और कहीं जा रहा होगा। देखिए, ये तो तय है कि पिछला चुनाव हमने बहुत सतही तौर पर लड़ा था और हमारे वोट परसेंटेज बहुत कम था, जैसा गुजरात में भी कम था, हम 1% के भी नीचे थे। तो हम जब लड़ेंगे, गुजरात में 14% वोट आया, यहाँ पे जितना वोट आएगा, तो निस्संदेह वो दोनों दलों से उबे हुए मतदाता जो अब जनता के हित में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ सकारात्मक चीजें चाहते हैं, वो हमें वोट करेंगे। हम इस बात से चिंता नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर होगा, कांग्रेस का वोटर होगा। हम इतना जानते हैं कि राजस्थान के विकास की गति के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए और सकारात्मक सोच के साथ सही विकास करने के लिए जो वोटर होगा वो हमें वोट देगा। अब उससे चाहे कांग्रेस को नुकसान हो चाहे भाजपा का, ये उनका आकलन है। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि टोटल आप कह रहे हैं कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, क्या मानते हैं कि हाँ इस बार कुछ ऊपर तो उठेंगे, और कितना % या कितनी सीटों पर हम लोग अपना वजूद कायम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जब भी कोई दल लड़ता है और आम आदमी पार्टी जैसा दल लड़ता है तो वो कुछ ऊपर उठने के लिए नहीं, कुछ सीटें जीतने के लिए नहीं लड़ता, वो सरकार बनाने के लिए लड़ता है। क्योंकि उसका मानना ये है कि हम जिन चीज़ों को लेकर आते हैं वो हर आदमी की रिक्वायरमेंट है। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, तो वो तो हर आदमी की जरूरत है। लेकिन जिन चीज़ों की आप बात करते हैं वो तो अभी कांग्रेस ने भी अपने बजट में जो किया, 50% महिलाओं को कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर दिया, तो ये चीज़ें तो ये पार्टी भी कर चुकी है, वो तो हो सकता है बीजेपी भी कर दे। प्रदीप जी, वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की भोंडी नकल है। हम वहाँ 200 यूनिट देते हैं, ये 100 यूनिट देंगे, वो भी कब? चुनावी वर्ष में। हम वहाँ 100% हमारी महिलाओं के लिए हमने फ्री किया हुआ है बसों को, ये 50% करेंगे, यानी चुनाव के वर्ष में। उसके बाद बसों की हालत खराब है, बस होंगे नहीं, आप यात्रा किस में करेंगे? आपको तो पूरा पैसा देना है। आप दिल्ली में जरा जाके देखिए, दिल्ली में जो बसें होती हैं, बाकायदा अच्छी खासी बसें होती हैं, उनके अंदर गार्ड होता है, आपको बैठने की अच्छी व्यवस्था होती है। आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर स्कूलों की आप बात करेंगे तो भाई पहले आप स्कूल तो बनाइए, स्कूलों की जर्जर व्यवस्था, बैठने की जगह नहीं, कई स्कूलों में पानी का कनेक्शन नहीं। आप जरा, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि स्कूलों की बात तो करते हैं, जरा कांग्रेस से पूछ लीजिए उनके कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप कुछ भी कर दें, आपके स्कूल की स्थिति ये है कि आज जो मेरे घर में जो मेड आती है काम करने, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। तो सरकारी स्कूल की तो यह हालत है। तो आप वहां कितना भी बात कर लीजिए, पहले उनकी स्थिति तो सुधारिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए। अब आप करते हैं हॉस्पिटल्स की बात,
तो आप हॉस्पिटल में बताइए एसएमएस की क्या हालत है, आप किसी लोकल डिस्पेंसरी में चले जाइए, कितनी दवाइयाँ आपको मिलेगी, कितनी जांचें वहाँ पर मिलेगी, क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? टेटनेस का इंजेक्शन तो मिलता नहीं कई जगह पर। तो आप कागजों में कुछ भी कर लीजिए, हकीकत में उसका धरातल पर इंप्लीमेंट कितना हो रहा है। और मैं इंप्लीमेंट की बात पे आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर नौकरशाही मुख्यमंत्री के जो सूटकेस है उसके अंदर सही बजट नहीं रख सकती हो उस वित्त वर्ष का, और वो पुराना बजट रख दिया जाए, तो फिर उस नौकरशाही से आप क्या उम्मीद करें? तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बार आम आदमी पार्टी राजस्थान में धमाका करने वाली है। नहीं, हम इसे धमाका भी नहीं कहते, हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम ना धमाके, देखिए धमाके में तो ये विश्वास रखते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आएंगे बम्बारमेंट मचाएंगे, कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, ऐसा लगेगा। हम वो छलावा करते ही नहीं है ना। हमारे केजरीवाल जी तो बहुत एक साधारण सिंपल व्यक्ति हैं आपके हमारे जैसे, वो तो आते हैं, वो तो अपनी बात कहते हैं कि मैंने दिल्ली में कुछ किया हो और वैसा ही मैं राजस्थान में करना चाहता हूं, और वैसा आप करवाना चाहते हैं तो मुझे वोट दे दीजिए। हम छलावे की बात तो करते ही नहीं वहां पर। ये छलावे, बड़े बड़े दिखावे, ये बड़े बड़े बम्बारमेंट, ये बड़े बड़े प्रदर्शन, ये धन बल, ये तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। इसलिए हम तो आएंगे, अपनी बात रखेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। जनता जनार्दन का अगर दिल्ली मॉडल पे विश्वास होगा, पंजाब मॉडल पे विश्वास होगा, हमारी बातों पे विश्वास होगा, वो हमको आशीर्वाद प्रदान करेगी, हम जनता की सेवा करेंगे। और अगर हमें आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगी तो हम उनको धन्यवाद कहेंगे और हम एनालिसिस करेंगे और अगली बार फिर अपनी बातों को लेकर आएंगे। तो हमारा काम करने का मॉडल, आम आदमी पार्टी के काम करने का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है प्रदीप जी। उसकी आप तुलना कांग्रेस भाजपा से नहीं कर सकते, ना हम कभी करते हैं, क्योंकि हमारा जन्म कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर राजनीति करने के लिए नहीं हुआ। हमारा जन्म हुआ है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदलने के लिए, कि हम जनता की राजनीति करें। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान की जो जनता है वो क्या सोचती है, वो अपना मत, जो अपना कीमती वोट होता है, वो किसे देती है? कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, या किसी दूसरे राजनीतिक दल को? क्योंकि ये सब कुछ पब्लिक के हाथों में होता है। ठीक है, हर पार्टी अपना अपना विजन पब्लिक के अदालत में रखती है, अपनी बातों को रखती है, सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ें राजनीति में जो कहा भी जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, कई चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। बहरहाल इस बार राजस्थान की राजनीति में देखते हैं कि अब आम आदमी पार्टी वाकई कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ती है, जनता का कितना समर्थन इस पार्टी को मिलता है, और क्या कहानी होती है पंजाब की तर्ज पर या दिल्ली की तर्ज पर। क्या राजस्थान को बनाने की, सूरत बदलने की जो कवायद आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है या कही जाती है, वो कितना कामयाब हो पाती है? तमाम चीज़ों पर लगातार चर्चाएं होती रहेंगी। बहरहाल गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।